नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यकीन मानिए ये साइंस के क्वेश्चंस अगर आप 50 में से मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट में से मैक्सिमम सही होते हैं तो आपकी साइंस एग्जाम के लिए प्रॉपर रेडी है। वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चंस पढ़ते हुए ही आप समझ जाएंगे साइंस का लेवल क्या है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, एक प्रारूपी चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है जो लगभग प्रत्येक कितने घटों में विभाजित होती है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं, वे कौन सी होती हैं? तो कितने घंटे में कोशिका विभाजित होती है? तो 24 घंटे में विभाजित होती है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं एम अवस्था और अंतरावस्था। ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों सही उत्तर हो जाएगा। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर गुणसूत्र विभाजन को 5 प्रवस्थाओं में उपविभाजित किया गया है। वे कौन कौन सी हैं? तो ये पांचों अवस्थाएं दोपट्ट अवस्था, परग्रत्रिमकम अवस्था, स्थूलपट्ट अवस्था, तनुपट्ट अवस्था और युग्मपट्ट अवस्था। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग कितना पानी अवशोषित कर लेता है? तो मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित कर लेता है। जल विभव को सुनिश्चित करने वाले दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो दाब विभव, दाब अंतःशक्ति विभव, विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति विभव। उपर्युक्त दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। परासरण की दिशा एवं गति किस पर निर्भर करती है? तो परासरण की दिशा और गति ये सांद्रता प्रवणता और दाब प्रवणता इन दोनों पर ही निर्भर करती है। कैल्विन चक्र के 3 चरण कौन से हैं? तो रिडक्शन, कार्बोक्सिलीकरण, ओरिजिनेशन। उपर्युक्त तीनों कैल्विन चक्र के 3 चरण हैं। सांस क्रियाविधि के दौरान क्या क्या उत्पाद के रूप में निकलता है? तो सांस क्रियाविधि के दौरान ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। उपर्युक्त सभी ये उत्पाद के रूप में निकलता है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है? तो ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 36 अणु एटीपी के शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रक्ट्स किसने दिया? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रक्ट्स ये बल्कमैन ने दिया है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रक्ट्स का प्रतिपादन किस साल दिया गया? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रक्ट्स का प्रतिपादन 1905 में बल्कमैन द्वारा दिया गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी और अपचायक उपर्युक्त दोनों प्रकार की ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। मेल्विन कैल्विन का जन्म कब हुआ था? तो मेल्विन कैल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में हुआ। मेल्विन कैल्विन का जन्म कहाँ पर हुआ? तो मिनेसोटा नामक जगह पर मेल्विन कैल्विन का जन्म हुआ। मेल्विन कैल्विन ने किस विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो कैल्विन ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मेल्विन कैल्विन ने किस विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर पद पर सेवाएं प्रदान करी? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कैल्विन साहब ने रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर सेवा प्रदान की है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के स्वांगीकरण के पाथवे के प्रति चित्रण करने पर किसे 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कैल्विन साहब को ये नोबेल पुरस्कार पाथवे चित्रण करने के लिए मिला था। एक प्रकार की प्रोटीन जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, वह क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन यह पैरिन प्रोटीन है। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तब इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को यूनिपोर्ट विधि के नाम से जाना जाता है। सरसों का पौधा कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है? तो सरसों का पौधा 5 घंटे में लगभग अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा क्या है? तो जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा जल विभव है। पानी के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो ससंजम, असंजन और पृष्ठ तनाव पानी के भौतिक गुण हैं।
पौधों में जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव किस दर से हो सकता है? तो पौधों में जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव 15 मीटर प्रति घंटे की दर से हो सकता है। जल विभव को किस दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो जल विभव को पास्कल दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। ग्रीक शब्द ग्लाइकोस का अर्थ क्या है? तो ग्रीक शब्द ग्लाइकोस का अर्थ शर्करा है। दूसरे प्रकार का एक वृहद अणु जो किसी ऊतक के अम्ल विलेय अंश में मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे प्रकार का एक वृहद अणु जो किसी ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। कौन सा अम्ल पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृहद आणविक अंश बनाता है? तो यह न्यूक्लिक अम्ल है जो कोशिका का वास्तविक वृहद आणविक अंश बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। ये कौन से हैं? तो 3 रासायनिक घटक मोनोसैकेराइड, फॉस्फोरिक अम्ल और विषम चक्रीय यौगिक उपर्युक्त सभी हैं। विषम चक्रीय वलय को क्या कहते हैं? तो प्यूरिन और पिरिमिडीन विषम चक्रीय वलय कहलाते हैं। जिन न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो वह राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है जिसमें हमें राइबोज मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन शिरा अमीनो अम्ल प्रथम अमीनो अम्ल को कहा जाता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एमिनो अम्ल किसके जरिए जुड़े होते हैं? तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड संभवतः किसके जरिए जुड़े होते हैं? तो एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड संभवतः ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध कैसे बनता है? तो निर्जलीकरण से ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर यह किसका माप है? तो मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर कार्बनिक यौगिक या जैव अणु का माप है। जीवधारियों में जैव अणुओं का निर्माण और विखंडन रासायनिक अभिक्रिया के जरिए होता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अपापचय की क्रिया कहते हैं। अपापचयों का एक दूसरे में परिवर्तन आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की कड़ी होता है। इन्हें क्या कहते हैं? तो ये कड़ी अपापचयी पथ कहलाती हैं। उपापचयी पथ कैसा होता है? तो यह रेखिक या वृत्ताकार होता है। उपापचयी पथ प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं? तो प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है एंजाइम कहलाते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। एंजाइम अणु कितने तापक्रम पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो एंजाइम अणु 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापक्रम पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतया अति उच्च तापक्रम में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त होने वाला एंजाइम स्थायी होता है और उनकी उत्प्रेरक शक्ति कितने तापक्रम पर भी स्थायी होती है? तो 80 डिग्री से 90 डिग्री पर भी उनकी उत्प्रेरक शक्ति स्थायी होती है। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार कितने सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने या घटने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रमशः दुगनी या आधी हो जाती है? तो सेंटीग्रेड तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा अंतर को क्या कहते हैं? तो क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पीएच और तापक्रम उपर्युक्त दोनों एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इनकी क्रियाशील बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है इसे संदमन कहा जाता है। जब सदमन अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहा जाता है। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम संदमक कहते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है। एंजाइम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो एंजाइम 6 वर्ग में विभाजित है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों को ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।